तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में आई मराठी मूवी कोर्ट को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। तो मूवी की शुरुआत में हमें नारायण कांबले नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है। उनको पढ़ाने के बाद वो वहां से निकल कर एक कॉलोनी में जाता है जहां पर एक प्रोग्राम चल रहा होता है। उसको वहां पर गाने या कविताएं सुनाने को बुलाया गया होता है। उसके गाने ऐसे होते हैं जिससे कि देश की और सरकार की सच्चाई को सामने लाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है और कांबले को अरेस्ट करके ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि कांबले के एडवोकेट विनय वोरा पुलिस से मिलते हैं और उन्हें अरेस्ट करने का रीजन पूछते हैं। तब पुलिस वाला बताता है कि शीतला देवी नगर की झोपड़ी में वासुदेव नाम का लड़का रहता था जो कि सीवेज साफ करने का काम करता था और उसी ने सीवेज में डूबकर अपनी जान दे दी। उसके कुछ दिन पहले ही कांबले ने वहां पर एक प्रोग्राम किया था जिसमें कि उन्होंने एक गाने में ऐसा बोला था कि सारे सीवेज साफ करने वालों को सुसाइड करके अपनी जान दे देनी चाहिए। उसके 2 दिन बाद ही वासुदेव की डेथ हो गई तो उसकी मौत का जिम्मेदार कांबले ही है, इसीलिए उसे अरेस्ट किया गया है। विनय के साथ वाला लड़का पुलिस वाले से बहस करने लगता है क्योंकि ये रीजन देकर किसी को अरेस्ट करना काफी बेतुकाना था, पर विनय उसे वहां शांत रहने को कहता है और वहां से दोनों चले जाते हैं। अब हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक केस की सुनवाई ऑलरेडी चल रही होती है। उस केस में एक घड़ी चोरी हुई होती है। जिसकी घड़ी चोरी हुई होती है उसने किसी और बंदे के पास सेम घड़ी देखी थी तो उसे कंफर्म था कि उसने ही उसकी घड़ी चुराई है। उस घड़ी का सीरियल नंबर भी मैच हो रहा था जिससे पता चल रहा था कि वो घड़ी उसकी ही है। पर फिर भी कोर्ट का जज ज्यादा कुछ सुनता नहीं और सुनवाई की अगली तारीख दे देता है। इसके बाद नारायण कांबले के केस की सुनवाई शुरू होती है। वहां विनय कांबले की बेल की डिमांड करता है पर जज उसे ये नॉन बेलेबल केस बताकर कांबले को 12 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। इसके बाद हमें विनय वोरा की लाइफ को दिखाया जाता है। वो कई प्रोग्राम्स में जाकर स्पीच देता है, वो ड्रिंक भी करता है और उसके पेरेंट्स उससे शादी करने की बात करते हैं तो वो एग्री नहीं करता क्योंकि वो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहता है। वो एक तरह से इंडिपेंडेंट इंसान है जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखता है। फिर कोर्ट का सीन आता है जहां पर हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर नूतन को देखते हैं जो कि कांबले के ऊपर वासुदेव के सुसाइड करने के चार्जेस लगा रही होती हैं। वो बताती हैं कि नारायण कांबले ने शीतला नगर में एक प्रोग्राम किया जिसमें कि उन्होंने भड़काऊ गाने गाए। उन गानों में लाइन थी कि सारे सीवेज वर्कर को सुसाइड कर लेना चाहिए। इसीलिए 2 दिन बाद वासुदेव ने बिना किसी सेफ्टी गियर्स पहने सीवेज में उतरकर अपनी जान दे दी। तो नारायण कांबले को इसके लिए सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं विनय वोहरा का कहना रहता है कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि कांबले ने कोई ऐसा सॉन्ग परफॉर्म किया हो जिससे कि एंकरेज होकर वो सुसाइड कर ले, तो इसके लिए ये सब बेबुनियाद एलिगेशंस हैं और कांबले को बेल मिलनी चाहिए। बट जज फिर से उसे बेल की परमिशन नहीं देते और केस की तारीख आगे बढ़ा देते हैं। हम आगे देखते हैं कि विनय और उसका फ्रेंड वासुदेव के घर जाते हैं बट उनके यहाँ ताला लगा होता है तो वो फिर आस पड़ोस में पूछताछ करने लगते हैं तो पता चलता है कि उनकी फैमिली वासुदेव के मरने के 2 दिन बाद ही गांव चली गई और किसी को ज्यादा कंफर्म भी नहीं कि उसकी मौत कैसे हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि विनय अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता है और वहां पर ड्रिंक करते हुए उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। अब फिर से कोर्ट रूम का सीन आ जाता है जहां पर नूतन कांबले से सवाल जवाब कर रही होती है। वो कांबले के पुराने रिकॉर्ड्स को निकाल रही होती है। तभी विनय इस पर टोक कर बोलता है कि जो चीजें 30 साल पहले हुई उसका इस केस से कोई मतलब नहीं है। इस बात से जज एग्री करता है और आगे बढ़ने को कहता है। फिर नूतन पूछती है कि क्या उसने कोई सुसाइड से रिलेटेड गाना गाया था तो कांबले कहता है कि उसे याद नहीं। थोड़ी बहुत और पूछताछ करने के बाद जज फिर से अगली सुनवाई की तारीख दे देता है। अब हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर नूतन की लाइफ को दिखाया जाता है। वो बिल्कुल आम महिलाओं की तरह ही रहती हैं। ट्रेन में जब सफर करती हैं तो बगल वाली महिला से बात करना, उसकी साड़ी की तारीफ करना ठीक वैसे ही जैसे हमारी मम्मियाँ बात करती हैं। इसके बाद वो अपने बच्चे को स्कूल से पिक करके घर ले जाती है, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाकर उन्हें खिलाती है और सब काम कर लेने के बाद अपना केस स्टडी करती है। फिर हम देखते हैं नूतन और भी एडवोकेट्स के पास बैठी होती हैं। वो लोग उससे उसके केस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो नूतन कहती है कि कांबले को 20 साल के लिए जेल में डाल देना चाहिए और केस यहीं पर तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन वही रोज रोज सेम फेस देखने को मिलते हैं जो कि बोर कर देते हैं। बाकी लोग मजाक में बोलते हैं कि मैडम को अब नए नए फेसेस देखने हैं, इनको तो जज बना देना चाहिए। अब कोर्ट का सीन आता है जहां पर नूतन एक आई विटनेस से सवाल कर रही होती है। वो पूछती है कि क्या उसने कांबले को गाना गाते देखा था।
वो बताता है कि हाँ, उसने गाते हुए देखा था। वो काफी भड़काऊ और चिल्ला चिल्ला कर गाने गा रहे थे और गाने में कुछ वर्कर्स और मरने की बातें कर रहे थे। नूतन उसे वासुदेव की फोटो दिखाती है तो वो बताता है कि ये भी वहां पर मौजूद था। अब जज कह देते हैं कि आई विटनेस द्वारा कामले को गाना गाते हुए देखा गया और वो भड़काऊ गाना गा रहे थे, और फिर से केस की नई तारीख दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई दूसरे केस की सुनवाई होने लगती है, बट जज सुनवाई करने से मना कर देता है क्योंकि जिसका केस था उस औरत ने हाफ स्लीव में कपड़े पहने हुए थे, तो जज के हिसाब से ये कोर्ट के रूल के खिलाफ था। इसीलिए वो उसके केस की भी अगली तारीख दे देते हैं। अब हमें फिर से नूतन की लाइफ को दिखाया जाता है। वो अपनी फैमिली के साथ लंच पर गई होती है। फिर उसके बाद वो लोग एक थिएटर प्ले देखने को जाते हैं। प्ले की कहानी होती है कि एक यूपी का लड़का एक महाराष्ट्रियन लड़की से प्यार करता है। वो लड़की लड़के को अपने पिता से मिलवाने जाती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि लड़का भी महाराष्ट्रियन है। पिताजी लड़की को अंदर भेज देते हैं और जैसे ही वो जाती है वो लड़के को मार के भगा देते हैं, ये कह के कि तुम अप्रवासियों पहले तो हमारी जॉब छीनी, फिर जमीन छीनी और उसके बाद अब हमारी बेटियों को भी छीनना चाहते हो। एक मराठी मानुस कभी ऐसा होने नहीं देगा। शो के वक्त इस प्ले पर लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और खत्म हो जाने के बाद लोग खूब तालियां बजा रहे होते हैं। अब कोर्ट का सीन आ जाता है जहां विनय पुलिस इंस्पेक्टर से पूछताछ कर रहे होते हैं कि किस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की जिससे कि उन्हें पता चला कि कामले की वजह से ही वासुदेव ने सुसाइड किया है। वो कहता है कि हमने लोगों से पूछा और उन्होंने बताया कि कामले ने गाना गाया था, तो उसको सुनने के बाद ही वासुदेव मरा है और हमें तो आई विटनेस भी मिले हैं। पुलिस वाले ने बिना वारंट के कामले के घर की तलाशी ली थी और जो विटनेस था उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं सबमिट किया था, जिसकी वजह से उसको जज से डांट खानी पड़ती है। फिर नूतन कहती है कि कामले के घर से 40 बुक्स मिली हैं, जिसमें कि 2 बुक्स इंडिया में बैन हैं। उसमें से एक बुक गोयमारी समाज को क्रिटिसाइज करते हुए लिखी गई थी। विनय नारायण कामले को डिफेंड करते हुए बोलता है कि वो 110 साल पहले बैन हुई थी, तो इसमें अब ऑफेंस होने जैसा क्या ही है। इसके बाद जज सुनवाई के लिए फिर से एक और डेट बता देता है। फिर हम देखते हैं कि विनय अपनी फैमिली के साथ लंच पर एक अच्छे से होटल पे गया होता है। खाना खाने के बाद जब वो लोग सब बाहर आते हैं तो 2 लोग विनय को पकड़ लेते हैं और उस पर कालिक पोतने लग जाते हैं, ये कहकर कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे गोयमारी समाज को कुछ कहने की। गोयमारी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद नारे लगाते हुए वो लोग उसे मॉलेस्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि विनय बिना शर्ट के अपने रूम में अकेला बैठा रो रहा होता है और अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि अब वो एक महंगे सैलून में अपना फेस को साफ करवा रहा होता है। अब फिर से कोर्ट का सीन आता है जहां वासुदेव की बीवी शर्मिला को बुलाया जाता है। जज उससे पूछता है कि वो अब तक कहां थी और अपने पति की डेड बॉडी क्यों नहीं ली, तो वो बताती है कि वो डर गई थी, इसीलिए वो अपने गांव चली गई थी। तो जज उसे अब दोबारा सिटी से कहीं भी बाहर ना जाने की वार्निंग देता है। अब नूतन उससे अपने पति के बारे में काफी सवाल करती है, वही सवाल जो अब तक सबसे करती आ रही थी, पर उसे कोई भी खास जवाब नहीं मिलता जिससे कि कामले के अगेंस्ट कुछ निकल पाए। तो वो जज से क्वेश्चनिंग के लिए अगली डेट की डिमांड करती है। अब विनय उसकी बीवी से पूछताछ करता है। वो उससे पूछता है कि क्या वासुदेव कोई सेफ्टी गियर्स पहनता था, वो दारू पीता था या नहीं, और पीता था तो कब पीता था। तब उसकी बीवी बताती है कि वो कोई भी सेफ्टी गियर्स नहीं पहनते थे और वो गटर में जाने से पहले उसमें पत्थर मार के देखते थे कि कोई कीड़ा मकोड़ा उससे निकलेगा तो मतलब अंदर जा सकते हैं, वरना नहीं। और गटर की बदबू सहने के लिए वो काम से पहले ही दारू पीते थे। तब विनय जज को क्लियर करता है कि वासुदेव को कोई भी सेफ्टी गियर्स नहीं प्रोवाइड किए जाते थे और गटर में जाने से पहले वो दारू पीता था जिससे कि वो काम कर सके, और इसमें उसकी एक आंख भी खराब हो चुकी थी गटर की जहरीली गैसेस की वजह से। ये सारी चीजें सुनने के बाद जज फिर से एक और डेट बता देता है। विनय वासुदेव की बीवी को वापस घर छोड़ने के लिए अपने कार से ले जा रहा होता है। वो विनय से कहती है कि मुझे और कितनी बार आना पड़ेगा, अगर ऐसे करती रहूंगी तो जो काम है वो भी छूट जाएगा, और अगर आपके पास कोई काम हो तो बताओ, मैं कर लूंगी। विनय पैसे देने की बात करता है पर वो सिर्फ काम देने की ही बात करती है। फिर कोर्ट की अगली तारीख आ जाती है जहां विनय बताता है कि वासुदेव की ऑटोप्सी से पता चला है कि जहरीली गैसेस की वजह से उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और गटर के अंदर ही बेहोश हो जाने पर उसकी उसमें डूबकर मौत हो गई, और उसके नाम का कोई भी सुसाइड नोट नहीं पाया गया और न ही ऐसा सुनने में आया कि उसने किसी से सुसाइड करने की बात कही हो। तो इससे क्लियर होता है कि वासुदेव की जान बिना सेफ्टी गियर्स के गटर में जाने और जहरीली गैस इनहेल करने की वजह से दम घुटने से मौत हुई है। इसीलिए नारायण कामले को अब बेल मिल जानी चाहिए और उनकी तबीयत भी कुछ खास सही नहीं चल रही, तो इस बात का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जज थोड़ा सोचते हैं, फिर उसके बाद फाइनली नारायण कामले को बेल मिल ही जाती है।
नारायण कामले की तबीयत खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटल में होते हैं। विनय आकर वहां उनसे कहता है कि आप कुछ टाइम तक कुछ भी मत करिएगा, नहीं तो बेल फिर से कैंसिल हो जाएगी। वो उससे कह देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो फिर से एक प्रोग्राम में अपना गाना गा रहे होते हैं। उसके बाद पुलिस फिर से उन्हें अरेस्ट करके लेकर चली जाती है। अब कोर्ट में फिर से सुनवाई शुरू हो जाती है, जहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर नूतन एलिगेशन लगाती है कि नारायण कामले अपने गाने और पोएम्स के जरिए लोगों को भड़काते हैं, जिससे कि लोग तरह तरह की एक्टिविटीज करते हैं और हो सकता है कि आगे चलकर कोई टेररिस्ट अटैक भी हो जाए, जिसमें कि बॉम्ब या कोई केमिकल या कुछ भी शामिल हो सकता है। इस पर विनय कहता है कि कहाँ है बॉम्ब, कहाँ है कोई वेपन, ये सारे एलिगेशन बेकार में ही लगाए जा रहे हैं, इनका कोई भी ठोस सबूत नहीं है। वो जज से कहता है कि नारायण कामले की ऑलरेडी तबीयत नहीं सही है, इसीलिए उसको कस्टडी में रखा जाना सही नहीं है। और आज कोर्ट का लास्ट डे है, अब जो कि 1 महीने बाद ही खुलेगी, तो 1 महीने तक उनका जेल में रहना बिना कोई सबूत के ये उनके राइट्स के खिलाफ है। बट जज कुछ भी नहीं सुनता और फिर से अगली डेट दे दी जाती है। अब हमें यहाँ पर जज की लाइफ को दिखाया जाता है। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ बस से पिकनिक एंजॉय करने जा रहा होता है। उसकी लाइफ भी एकदम सिंपल लोगों की तरह ही है। बच्चे अपना खेल रहे होते हैं, औरतें अपना बातें कर रही होती हैं और मर्द अपनी दारू पार्टी कर रहे होते हैं। ठीक वैसा ही माहौल जैसे हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं। जज का फ्रेंड उनसे बात कर रहा होता है। वो अपने बच्चे की प्रॉब्लम को बताता है कि वो ठीक से बोल नहीं सकता, पर उसे थेरेपिस्ट को दिखा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। तब जज उसे सजेस्ट करता है कि उसके नाम में कुछ गड़बड़ी है, तो उसको बदल दो, और उसको कोई अंगूठी पहनने को भी सजेस्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जज मस्त आराम से कुर्सी पे बैठे सो रहा होता है। वहीं खेल रहे बच्चे उनको परेशान करने का सोचते हैं, तो वो उनके पास जाकर जोर से कान में चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से जज डर जाता है और गुस्से में एक बच्चे को थप्पड़ मार देता है। बाकी बच्चे तो भाग गए होते हैं और वो बच्चा मार खाने के बाद रोते हुए चला जाता है और जज फिर से सो जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे पता है कि आपको इसकी एंडिंग समझ में नहीं आई होगी, तो पहले हम उसी के बारे में बात करेंगे। यहाँ हमें जुडिशरी सिस्टम और अपनी सोसाइटी को दिखाया गया है। जज यहाँ पर एक सिस्टम है जो कि सो रहा है, उसे कुछ लोग मिलकर उठाने की कोशिश करते हैं, पर उल्टा उन्हें ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पर सिस्टम को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो फिर से सो जाता है। इस सीन को हम कामले के केस से भी रिलेट कर सकते हैं कि गुनाह तो सब करते हैं, लेकिन फंसता हमेशा कमजोर ही है, क्योंकि जिस बच्चे को जज ने मारा होता है वो वही बच्चा होता है जो कि बोल नहीं सकता। तो उसने कभी चिल्लाया ही नहीं था, बट मार वही खाता है, और बाकी जो गुनहगार होते हैं वो भाग चुके होते हैं। बट सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके साथ सही हो रहा है या किसके साथ गलत। वो बस जितना देख सकता है उतना अपना जजमेंट देके फिर से सो जाता है। और यही लास्ट सीन हमारे पूरे सिस्टम और सोसाइटी की रियलिटी बिना कुछ बोले बता देता है। अब हम आते हैं इस पॉइंट पर कि नारायण कामले के गानों से क्या वाकई में वासुदेव ने सुसाइड किया था। नारायण कामले एक फोक सिंगर होता है जो कि अपने गानों से देश में चल रहे अत्याचार और सरकार की सच्चाई को बताता है। उसका उसके सुसाइड करने से कोई भी ताल्लुकात नहीं होते। वासुदेव की मौत उसको सेफ्टी गियर्स ना प्रोवाइड किए जाने की वजह से हुई थी, पर म्युनिसिपल कमेटी इस चीज से अपना पल्ला झाड़ रही थी, इसीलिए उसका इल्जाम नारायण कामले पर लगा दिया था, क्योंकि वो उस मौत से बचना चाह रहे थे। अब आते हैं कि इस मूवी में इतने लेंदी शॉट्स क्यों दिखाए गए हैं, जो कि कुछ लोगों को बेवजह लगते हैं। डायरेक्टर ने यहाँ पर हमें वहाँ पर चल रही चीजों का एनवायरनमेंट फील कराने को ऐसा किया है, इसीलिए हमें कैरेक्टर का फ्रेम से बाहर हो जाने पर भी कुछ टाइम के लिए सीन दिखाया जाता है, ताकि आप देख सकें कि मेन कैरेक्टर के जाने के बाद वहाँ के माहौल में क्या बदलाव आता है। इसके लिए हम उस सीन को बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं जब विनय के ऊपर 2 लोग अटैक कर देते हैं, बट हमें उनकी सिर्फ आवाजें ही सुनाई दे रही होती हैं, बट कैमरा एक ही जगह पर स्टिल होता है। यहाँ हमें दिखाया गया है कि जब भी कुछ गलत हो रहा होता है तो हम भी ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि कैमरे ने उस सीन को नहीं दिखाया। वहाँ पर होटल के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा रहता है। वो ये सब होते देख उसको बचाने के बजाय खुद ही होटल के अंदर घुसकर छुप जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ सीन से ही कितनी बड़ी बात कही गई है। अब हम आते हैं इस बात पर कि हमें नारायण कामले के एडवोकेट विनय, पब्लिक प्रोसिक्यूटर नूतन और जज की लाइफ को क्यों दिखाया गया है। हम देखते हैं कि विनय एक इंडिपेंडेंट इंसान है और वो सही और गलत में फर्क जानता है, बट नूतन उसके एकदम अलग थी। वो एक घरेलू औरत है जो बस अपनी जॉब कर रही है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि किसको इंसाफ मिलना है, उसे बस केस खत्म करके अपना काम निपटाना है। और हमें ये दिखाया गया था कि जब वो प्ले चल रहा होता है तब सभी तालियां बजा रहे होते हैं। भले ही जो दिखाया गया वो गलत था, बट वहाँ बैठे लोग जिसमें कि नूतन भी थी उनके लिए सही था।
हमें जज की भी लाइफ दिखाई जाती है जो कि अपनी वेकेशन एंजॉय कर रहा है। उसे भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कि जब वो वेकेशन एंजॉय कर रहा है तो बिना बात के जेल में कोई सड़ रहा है। सब कुछ उस पर ही डिपेंड करता है, वो चाहे तो केस कभी भी निपटा सकता है, बट वो सिर्फ डेट पे डेट देता रहता है। हम ये भी देखते हैं कि जज होते हुए भी वो नाम बदलने और अंगूठी पहनने जैसी एडवाइस दे रहा होता है, और वो भी बस अपनी जॉब कर रहा है। उसे इसका कोई जोश नहीं है कि सही के साथ हो रहे गलत को वो इंसाफ दिलवाएगा। तो इन सभी लोगों की लाइफ और थिंकिंग कोर्ट में कहीं ना कहीं उस केस पर असर डालती है, इसीलिए हमें सभी का बैकग्राउंड दिखाया गया है। इस मूवी में कोई भी फैंसी कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है जिसमें वकील जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहे या जज कोई जोक मारे या मजाक करे। यहाँ हमें रियल कोर्ट रूम दिखाया गया है और जैसे रियलिटी में कोर्ट चलता है वैसे ही इसमें दिखाया गया है। तो ये था एक्सप्लेनेशन कोर्ट मूवी का। अगर आपके मन में इस मूवी को लेकर और भी कोई सवाल है या मैंने कुछ गलत बताया है तो आप खुलकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और आप ये भी बता सकते हैं कि मुझे अगली कौन सी मूवी एक्सप्लेन करनी चाहिए। और आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।